दोस्तों, आज कर्नाटक इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में क्या हुआ कि कांग्रेस काफी बड़े बहुमत के साथ जीत गई और बीजेपी काफी पीछे रह गई। अब जो होना तो हो गया। अब ना एग्जिट पोल का टाइम है, ना ओपिनियन पोल का टाइम है। अब हम उसका आकलन करेंगे कि ऐसा रिजल्ट क्यों आया। मैं आज देख नहीं पाया था सुबह से चैनल की कौन कितना, अभी भी मैं नहीं जानता कि एग्जैक्टली कितना सीट मिला, लेकिन जो जैसे ट्विटर पे थोड़ा मोड़ा जो मैसेज आया उससे मेरे को पता चलता है कि 70 के आसपास है और जो कांग्रेस है वो 130 के ऊपर है। और जब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैं जब एक पहले वीडियो बनाया था तो उसमें बोला था कि देखो, आज के टाइम में कांग्रेस को अगर जीतना है या किसी भी सरकार को जीतना है बीजेपी के खिलाफ, जहां पे बीजेपी से डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है किसी भी पार्टी को, उसको 40% क्रॉस करना ही पड़ेगा। और अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी को 35 के नीचे लाना पड़ेगा, तब जाके कोई भी पार्टी जो बीजेपी के ऊपर जीत सकती थी। वही हुआ। आप देखिए, अगर कोई ऐसा बोलता है कि चलो बीजेपी पूरी तरह से सफाई हो गई, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि जहां भी आप देखेंगे जिस इलेक्शन में अगर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है तो वहां के जो वोट परसेंट है वो बीजेपी का 45-46% तक गया है। लेकिन ऐसा, और जो दूसरे पार्टी हैं उनका वोट शेयर काफी नीचे तक चला जाता है। लेकिन कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में ऐसा हुआ नहीं, मात्र 1% वोट नीचे गया। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर कितने लोग जो वीडियो देखेंगे बोलेंगे कि अरे हारने के बाद भी क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो मानते हैं कि चलो जो जीता वही सिकंदर, तो जीता तो कांग्रेस। अब क्यों जीता, कैसे जीता, उसका आकलन करना बहुत जरूरी है। मैंने दो व्यक्ति का यूट्यूब चैनल है, एक प्रदीप सिंह का है आपका अखबार, और एक सुशांत सिंह जो नवभारत टाइम्स पे आते हैं, टाइम्स नाउ नवभारत पे, उनका एक अपना वीडियो था। मैं दोनों के वीडियो देखने के बाद, और मेरा जो आकलन है प्रदीप सिंह के वीडियो, मैं उनके वीडियो को काफी अच्छा मानता हूं कि उनका जो एनालिसिस होता है वो अच्छा होता है, और उनके एनालिसिस से मैं यहां पे सहमत हूं। ऐसा हम नहीं बोल सकते, मैं पहले भी बोला था जब हिमाचल प्रदेश के सरकार में बीजेपी की हार हुई थी तब भी मैंने बोला था, और जहां पे गुजरात में जीत हुई थी तब भी मैंने बोला था कि बीजेपी जो है, कोई भी असेंबली इलेक्शन का जहां भी चुनाव होता है वहां पे मोदी जी के आने से केवल 10% इधर उधर हो सकता है। आप सोचोगे कि मतलब आप 25% पे हो और आप उसको 40% पर लेके जाएं, तो ये इम्पॉसिबल चीज है असेंबली, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो काम होता है और जो लोकल इलेक्शन होता है उसमें एमएलए का काम होता है, और लोकल फैक्टर भी काम करते हैं। लोग जानते हैं क्योंकि इसके पहले जितने भी इलेक्शन है जहां बीजेपी हारी है, मैं फिर बोलता हूं, लोग ध्यान से सुने, ऐसा नहीं कि बीजेपी पहली हारी है कर्नाटक में। इसके पहले एक टाइम ऐसा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह बीजेपी हार गई थी। उसके बावजूद भी जब 2019 का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने हर जगह, इन तीनों जगह पे क्लीन स्वीप किया था। उसका मतलब ये है कि जो एमपी का चुनाव होता है वो अलग होता है, जो असेंबली का चुनाव होता है वो अलग होता है। हाँ, मोदी जी के आने से असेंबली के चुनाव में ये होता है कि आपको पुश मिलता है। जैसे बोलते हैं कि कोई लड़का फेल हो रहा है तो उसको ग्रेस मार्क मिलता है, उससे पास हो जाता है, बस इतना ही अंतर है। क्योंकि लोग इतना अनपढ़ नहीं है, लोग ये नहीं जानते कि भाई मोदी जी सीएम नहीं बनना, मोदी जी को पीएम ही बनना है। अब मोदी जी का रियल में अगर उनको देखा जाए तो उनका क्या हवा है नहीं है, वो 2023-24 के जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें पता चलेगा कि उनकी हवा है या नहीं है। बिहार में भी कुछ ऐसे ही था, तब भी मैंने बोला था कि 125 सीट तक लेके आएगी बीजेपी। मैं इसलिए क्लीन स्वीप नहीं बोला था क्योंकि उस समय नीतीश कुमार बीजेपी मिल के लड़ी थी, तब भी मैंने बोला था, क्योंकि बीजेपी का जो बिहार का स्टेट जो लीडरशिप है उसके खिलाफ बिहार में आक्रोश है, आज भी है। कोई लीडर नहीं है, जो लीडर हैं वो काम नहीं करते, वो बस सोशल मीडिया पे और मोदी जी को दिखाने के लिए ट्वीट करते रहते। और ये चीजें जो थी कांग्रेस का कल्चर है, ये बीजेपी का कल्चर नहीं है। और आज देखिए, जब
आदमी, कोई भी व्यक्ति हारता है तो एक टाइम के बाद, मैं पहली बार देखा कर्नाटका इलेक्शन में कि कांग्रेस ने जी जान से लड़ा के और उसने मेहनत किया और सफलता भी मिला। जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता तो दो ही चीज होता है, या तो वो हथियार डाल देता है या लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो कर्नाटक ने, कांग्रेस ने लड़ने के लिए हथियार उठा लिया और अच्छा फाइट किया। मैं हिमाचल में नहीं मानता हूं, वो जीतना अलग चीज है, लेकिन वहां पे फाइट नहीं दिखा कि कांग्रेस के कोई लीडर, अब मान लीजिए कि कोई वहाँ स्टेट असेंबली है, वहां के खिलाफ ही अगर जनता है तो उसके खिलाफ वोट दे दिया, वो अलग बात हो गई। लेकिन रियल में कर्नाटक में बोलेंगे कांग्रेस ने लड़के जीता, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कांग्रेस के लिए। अब मैं आता हूं कि क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से मैं मानता हूं कि बीजेपी हार गई। जो प्रदीप सिंह ने बोला बहुत बढ़िया बात बोला, जो आम लीडरशिप भी मानते हैं, बीजेपी के जो सपोर्टर हैं वो लोग ही मानते हैं कि ज्यादातर जो स्टेट है वहां पे लोग मोदी जी पे डिपेंडेंट हो गए हैं। अपना स्टेट का कोई लीडरशिप नहीं है। अब राजस्थान में भी देखिएगा ऐसे ही होगा। मध्य प्रदेश में वहां पे शिवराज सिंह चौहान जो है स्ट्रॉन्ग लीडर है। दूसरा वो जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उनका अलग अपना पकड़ है, तो वहां पे लीडरशिप है। उत्तर प्रदेश में देखिए लीडरशिप है, बिहार में नहीं है। महाराष्ट्र में मैं रहता हूं, लेकिन उसका भी यहां भी अच्छा हालत नहीं है। ठीक है, आपने सरकार बना लिया, लेकिन यहां पे आप लीडरशिप जो ग्राउंड पे उतर के काम करना वो नहीं है जो पहले था। शिवसेना क्यों यहां पे आगे बढ़ी? क्योंकि बाला साहब के टाइम में शिवसेना गली गली में काम करती थी, हर आदमी शिवसेना के दरवाजे पे पहुंच सकता था, हर शिवसैनिक। इसलिए शिवसेना ने एक महाराष्ट्र मुंबई के अंदर एक अपना पैठ बनाया। जनता से नहीं जुड़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। पहला चीज कि ज्यादातर जो जहां पे बीजेपी आज लड़ने जा रही है चुनाव, वहां पे आपको कहीं भी लीडरशिप कोई काम करता हुआ है चाहे अपोजिशन में दिखेगा नहीं। एक योगी आदित्यनाथ हमेशा दिखते हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो क्या ना जनता में एक मैसेज आता है कि लीडर खड़ा है, लीडर दिख रहा है, न्यूज में, बातों में है। लेकिन ऐसा सारे स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। दूसरा चीज कि जो मोदी जी हैं, उनको हमेशा ये लगता है कि ये, मैं उनकी गलती मानता हूं कि उनको ये हमेशा लगता है कि जो भी उनका स्टेट, मतलब उनको भी एक बोल सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मतलब जो भी स्टेट का लीडरशिप है वो रहे ना रहे, मैं अंत में आऊंगा और 6 महीना 3 महीना मैं प्रचार करूंगा धुआंधार और उससे मैं स्टेट के इलेक्शन निकाल दूंगा। ये इम्पॉसिबल चीज है। दूसरा कि येदियुरप्पा के बाद, क्योंकि जिस तरह से कास्ट की पॉलिटिक्स है कर्नाटक में, सेम जो नॉर्थ में यूपी बिहार में वैसा ही है। किसी भी ऐसे कास्ट बेस कोई लीडर जो है बीजेपी ने खड़ा नहीं किया या बनाया नहीं। सब लोग डिपेंडेंट है मिस्टर मोदी पे। कोई कास्ट का कोई लीडर ऐसा नहीं हो जिसका अपना ग्रेस हो और वो अपने बलबूते खड़ा हो, ऐसा नहीं है। आप देखिए वहां पे डीके शिव कुमार हैं, सीताराम मैया हैं, ये लोग काफी बड़े लीडर हैं। वहीं से आपको खड़गे जी भी आते हैं, तो इतने बड़े बड़े लीडर वहां से आते हैं। और दूसरा चीज है कि ये लोग कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वहां के रहने वाले हैं, उनकी भाषा, उनका बोलचाल है, वहां के हर लोगों के साथ बहुत जल्दी रिलेट कर सकते हैं। ये बीजेपी के कैडर में ये दिखा नहीं। अब आप उत्तर प्रदेश के होके, बिहार के होके वहां पे जाके प्रचार करेंगे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो वो उस तरह के न कोलकाता से कनेक्ट हो पाते हैं न किसी और से कनेक्ट हो पाते हैं। तो जो बीजेपी का स्ट्रेटेजी हमेशा रहता है कि दूसरे प्रदेशों के नेता को दूसरे प्रदेशों में जहाँ पे चुनाव हो रहा है उतारा जाए, वो धीरे धीरे इस पे सोचने की जरूरत है कि ऐसा पूरी तरह से गलत हो रहा है। अब हमेशा आप देखिए, जब जीतता है इंसान तो उसकी कमियों को आदमी आकलन नहीं करता, लेकिन पहले हम मानते थे कि जब आदमी जीतता है, बीजेपी जीतती है, तब भी अपने जहां पे वो चुनाव नहीं पूरी तरह से जीत पाती, जो बूथ पे वो लोग इलेक्शन जीत नहीं पाते, उस पर भी आकलन करते हैं
कि जहाँ पे कम वोट आया हो, जीतने के बावजूद भी। लेकिन वो कल्चर लगता है मुझे ये इलेक्शन के बाद ये उनको दिखा नहीं, क्योंकि हिमाचल में हारने के बाद भी जिस तरह कांग्रेस पहले सीखती नहीं थी हार से, वैसे ही बीजेपी ने हारने के बाद कुछ नहीं सीखा अपने हिमाचल प्रदेश से। वो 3 जगह जो चुनाव लोग जीते, सरकार बनाए, जो अपना गुजरात है, मणिपुर है, और वो जहाँ पे जीते उसकी वजह से वो लोग उसका खुशियाँ मनाते रहे। उन्होंने वो अपने हार पे काम नहीं किया कि हिमाचल में इतना बड़ा हमारा सरकार गिर गया और हम उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कोई जो जेपी नड्डा है वहीं से आते हैं, लेकिन उन पे कोई ऐसा कार्रवाई भी नहीं हुई। तो जब आप किसी चीज को बहुत ही कंफर्टेबल जोन में लेके चले जाते हैं अपने कार्यकर्ता को, जब ये डर खत्म हो जाता है कि नहीं आप कुछ भी करोगे तो नहीं होगा। तीसरा सबसे बड़ा बात है कि मोदी जी जो हमेशा ये उनका ये था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनको वोट करेगा। आप ये मानिए कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आप चुनाव में जाइए, जो भी जेडीएस का वोट बैंक शिफ्ट हुआ कांग्रेस को, बीजेपी का वोट शेयर करीब करीब उतना ही है, लेकिन कांग्रेस ने जो वोट शेयर जहां पे बढ़ा वो जेडीएस का कम होने का, आप देखेंगे जेडीएस का 4% 5% वोट कम हुआ है, अब वही कांग्रेस में बढ़ा है। जैसे कि आप देखेंगे बंगाल में जो चुनाव हुआ था तो बीजेपी का वोट शेयर नहीं कम हुआ था, लेकिन ममता बनर्जी के वोट शेयर में जो बाकी दल हैं उनके वोट शेयर जुट गए थे, जिसकी वजह से उनका वोट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्लीन स्वीप किया था। सेम वही कर्नाटका कहानी हुआ बंगाल के कहानी हुआ कर्नाटका में। तो जो व्यक्ति ये नहीं समझ पाए अगर कि मुझे कौन वोट देता है कौन वोट नहीं देता है, देखिए इसमें कोई कास्ट रिलीजन की कोई बात नहीं है। आप उसी की मदद करेंगे जो आपके दुख सुख में खड़ा रहेगा, और करना भी चाहिए। अगर आपको लगे कि आपको कोई मदद नहीं कर रहा है और उस व्यक्ति के आप मतलब विश्वास जीतने के लिए प्रयास कर रहे हो, उस व्यक्ति के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, प्रयास नहीं कर रहे हो जो आपके साथ खड़ा है, तो एक टाइम वो ये भी आएगा कि वो धीरे धीरे वो लोग खिसकने लगेंगे, बोलेंगे कि अरे हम तो इसके साथ खड़े हैं फिर भी हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो मैंने ओपिनियन पोल एग्जिट पोल में बताया था, और मैं एक्सिस माई इंडिया को मतलब मानता हूं कि वो उनका जो आकलन है, जितने भी एग्जिट पोल है आज तक मैंने जितना भी देखा है उसमें एक्सिस माई इंडिया का एकदम मतलब आप बोल सकते हैं 98% सही होता है। तो उन्होंने माना कि मुस्लिम वोट है जो 2% केवल बीजेपी को गई, बाकी ज्यादातर वोट उनको नहीं गई। तो ये जो उनका एक रीच है मुझे लगता है उनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा ये चीजें। और चौथा क्या है, ये उनके कार्यकर्ता जो है, जो कांग्रेस का कल्चर था वो एसी से बाहर नहीं निकलते थे, जिसकी वजह से चुनाव हारते थे, उनमें लड़ने का जुनून खत्म हो गया। वो चीज जो लड़ने का आदमी में जुनून खत्म हो जाता है तो अपने आप जब एसी में रहने का उसकी आदत हो जाती है तो सड़क पर उतर कर फाइट नहीं करता। आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, आज पूरी उनकी जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब एसी में घूम रहे हैं, एसी में रह रहे हैं। तो आज जो अरविंद केजरीवाल जो पहले वो एक प्रोटेस्ट करते थे, आज वो अगर प्रोटेस्ट करने जब वो सीबीआई के पास गए थे, बुलाया गया था, तो उनके कार्यकर्ता जो सड़क पे नहीं थे वो बहुत उसे खफा भी हुए थे। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीने लगते हो तो आपके कार्यकर्ता जो है वो भी कंफर्टेबल लाइफ जीने लगते हैं, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया तो एक कनेक्शन बना। अब उसको सही तरीके से, अब देखिए पार्टियों का काम क्या है कि हर किसी पे छिटाखती करना, उसका मजाक उड़ाना, वो चीज है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि जिस समय उन्होंने वो भारत जोड़ो यात्रा किया उसका प्रभाव तो बड़ा एक कनेक्शन हुआ, कि वो जहां जहां से गुजरा, एक वहाँ के लोकल लीडर थे साउथ के, वो लोग उनके साथ थे और बातचीत हुआ, तो उससे क्या होता है कनेक्शन बनता है। बीजेपी में ऐसा कोई लीडर नहीं जो साउथ में जाके कनेक्ट करे, बैठ के 4 दिन के लिए गए, घूम के चले। अब
अगर बीजेपी इसे सीखती नहीं है तो ये आगे तक जारी रहने वाला है। अब आप ये बोले कि बीजेपी, आप ये देखिए अभी यूपी में चुनाव हुआ है, निकाय का चुनाव हुआ, वहां बीजेपी क्लीन स्वीप की। क्यों? क्योंकि जो आप जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, जिसके लिए आप वोट चल रहे हो, गलत हो सही हो अलग मतलब है, लेकिन जिस आइडियोलॉजी के तहत आप चल रहे हो और वही को जारी रखते हो, जिसकी वजह से आप वोट मिल रहा है और जो आदमी आपके साथ खड़ा है उसी के साथ रह रहे हो, तो वो आपके चुनाव के इलेक्शन में दिखता है आपके साथ। और वही हुआ कि सब कुछ रहते हुए भी कि हर जगह बीजेपी जीती। अभी एक मैंने देख रहा था ट्विटर पे, एक बंदा है अपने को रिटायर आईएएस बोलता है कि क्या है, वो लिखा कि भाई बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में नहीं जीती। आप ये देखिए 545 सीट है, उसमें 199 की 385 मिला, बाकी रेस्ट ऑफ द को इतना मिला। अरे इतनी बेवकूफ आदमी अगर बीजेपी को बोल रहा है, तो तुम अगर समाजवादी पार्टी के 85 सीट मोड़ेगा और रेस्ट ऑफ को देखेगा तो पूरा 90% सिर्फ दूसरे को आया। कांग्रेस को देखेगा तो 6 सीट आया हुआ है, उस तरह से देखेगा तो सारे 99% दूसरे को वोट आया। ये कोई आकलन नहीं होता है। मतलब अनपढ़ लोग अपने को कहते पढ़ा लिखा बोलते हैं और को या तो नजरअंदाज करते हैं या क्या करते हैं वो तो वही जानते हैं, और दूसरे को अनपढ़ बोलते रहते हैं। तो जैसे कि पहले टाइम में कांग्रेस भी ऐसे ही बोलती थी कि अरे यार बीजेपी को अगर 282 सीट मिला तो बाकी लोगों को तो इतना मिल गया, 300 से ऊपर मिला, तो बीजेपी पूरे 100% पे कहाँ जीती। ये सब बेवकूफ़ी की बात है। आप देखो ये आपको कितना मिला और उससे रेस्ट ऑफ द इंडिया को जोड़ो तो कितना आपको कितना मिलेगा। 44 अगर कांग्रेस जोड़ ले और 55 जोड़ ले तो रेस्ट ऑफ द, अगर मान लीजिए कि लोकसभा का है तो कितना आपको सीट मिला। ये आपको, अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो तो आपके ऊपर भी ऐसे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं और आपके पास इसका कोई जवाब नहीं रहेगा। तो लबोलो अब ये है कि मेरे को एक जो सुशांत सिन्हा था उनके बाद से बिल्कुल आया नहीं कि हर चीज में वो दिखाने लगते हैं। वो योगी खुश हो गए, अरे सॉरी मोदी जी और अमित शाह बहुत खुश हैं कि राहुल गांधी वो हो गए। मतलब ये इस तरह का भी, मतलब मुझे लगता है कि इस तरह का इतना बड़ा पत्रकार को ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि योगी बहुत अमित शाह बहुत खुश हुए इस कर्नाटक। मतलब हारने से बंदा कैसे खुश हो जाएगा। मतलब बंदा कर्नाटक हार गया कोई पार्टी और वो उससे खुश हो जाएगा कि नहीं अब तो राहुल गांधी आ गए तो राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट होंगे तो मैं जीत जाऊंगा। ये मतलब बहुत ही मतलब वर्स्ट लॉजिक है। बाकी मेरे को, मैं मानता हूं कि जो प्रदीप सिंह ने बनाया, उनका जो मेरे को जो एनालिसिस किया उन्होंने चुनाव का, ठीक है, उन्होंने पहले माना था कि बीजेपी जीतेगी और वो हार गए, उनका आकलन सही नहीं हुआ, उन्होंने उसके लिए सॉरी भी बोला। लेकिन मेरा उनका एनालिसिस अच्छा लगा कि अब तो जो होना था हो गया। कोई आदमी प्रेडिक्शन करता है, उस हमेशा नहीं होता कि वो भगवान है या ज्योतिष है बहुत बड़ा। वो प्रेडिक्शन करता है, वो अपना आकलन से करता है, गलत और सही सब होता है। अब इतने बड़े बड़े एग्जिट पोल वाले हैं, सारे तो गलत ही फेल हुए, सब तो ऐसा बोले नहीं। कोई आदमी तो 90 तक दे रहा था, लेकिन बीजेपी को उतना सीट तो आया नहीं, जबकि वो बोलते हैं कि वहां पैसा भी खर्चा कर रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि उनका आकलन मेरे को सही लगा। तो अब ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद।